जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मैंने अप्रैल में कराची पाकिस्तान जाके शादी की थी जी। मेरी वाइफ के मैंने पेपर्स जमा करवाए थे मई के अंदर। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैंने उस वक्त जो है उसकी एजुकेशनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाए थे इंस्टेड ऑफ आइल्स के सर्टिफिकेट के। अच्छा। तो सितंबर में मुझे जवाब आया कि उसका रिफ्यूज कर दिया गया है इस बेसिस पे कि आइल्स उसके जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो जो है वो यहाँ पे जो इंग्लिश में डिग्री रिकग्नाइजेशन बॉडी यूके नैरेक से रिकग्नाइज नहीं है। एट दैट टाइम उस वक्त इस तरह का कोई रूल ही नहीं था कि यूके नैरेक से सर्टिफाई होना जरूरी है। और ना ही तो उनके होम ऑफिस की वेबसाइट पे था और ना ही मुझे किसी वकीलों ने उस वक्त मैंने जब मशवरा लिया था तो मुझे किसी ने बोला ना। उन्होंने इस बात को रिफ्यूज करके जब भेजा तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मंगवाए और उसको यूके नैरेक से मैंने वेरीफाई करवा के उसको मैंने चैलेंज किया है सारे डॉक्यूमेंट्स भेज के ना। अब तक उन्होंने मुझे ये बोला है कि जी आपको जो है वो जनवरी से पहले आंसर मिल जाएगा, लेकिन अब तक कोई आंसर नहीं मिला है। मैंने ट्राइब्यूनल में फोन किया था इस चक्कर में कि भाई क्या हुआ आंसर का, तो वो कहने लगे कि जी अभी तक तो कोई आंसर नहीं आया, आप वेट करें, हो सकता है शायद आपका आ जाए आंसर। हो सकता है अगर वो उन्होंने आपको 13 तारीख तक नहीं आंसर दिया तो वो फिर बंडल भेजेंगे जिसके तहत वो आपको दोबारा ये सारा कोर्ट में केस करना पड़ेगा। ठीक है। अब उन्होंने और भी मुझे कहा था कि आप उनको ईमेल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि मैं आगे क्या करूं। मेरा इस वक्त तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या कर सकता हूं मैं। ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूं जी आपको। पहली बात ये कि आप यूं सोचें कि जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, आप अभी सिर्फ उसी चीज को देख रहे हैं। आप देखना ये चाहते हैं कि होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट कर ले या हाई कमीशन उसको एक्सेप्ट कर ले कि जो आपकी डिग्री थी वो ठीक थी और वो इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा करती है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। जबकि आप ये देखें कि जो रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं, दिस इज सिंस 28 नवंबर 2010, उसके अंदर रूल्स के अंदर ये चीज कही गई है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं किसी और चीज की। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अप्लाई नहीं कर रहे तो आपको अपनी एजुकेशन का दिखाना है, और अगर आपकी एजुकेशन है तो आपने ये दिखाना है कि यू हैव अ डिग्री दैट हैज बीन टॉट इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में वो डिग्री आपकी कंप्लीट की गई है या इंग्लिश उसका एक बड़ा हिस्सा थी। अगर आप वो चीज कर देते हैं तो उसकी बेस पे भी काम हो जाता है। तीसरी चीज उन्होंने कही कि आप उसकी इक्विवेलेंस लेके दीजिए। अब इक्विवेलेंस जो आप कह रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है कि नहीं, उसका मकसद सिर्फ ये भी है, फॉर एग्जांपल आपने फारसी में डिग्री की, अब फारसी में डिग्री करने के बाद आप उसकी इक्विवेलेंस लेते हैं तो ठीक है वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट तो हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को फिर भी पूरा नहीं करता अनलेस आपने एक सर्टिफिकेशन लगाई वहां पे कि वो डिग्री आपने इंग्लिश में की है। सो डिपेंड उस चीज के ऊपर करता है। फारसी अगर आप वो डिग्री कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में तो नहीं है, वो तो पे फारसी में जा रही है। सो उसी तरह की बात पाकिस्तान से बनती है या कहीं और से बनती है। आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं आपने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अब मैं उम्मीद यह रखता हूं कि आपने जो डिग्री लगाई है वहां पे और जो आपने यूके नारेक की इक्विवेलेंस लगाई है, बिकॉज अगर आपने पाकिस्तान का बैचलर्स किया हो तो यूके नारेक उसको पाकिस्तान के बैचलर्स को यूके बैचलर्स की इक्विवेलेंस नहीं देता। अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हो तो यूके नारेक से उसको इक्विवेलेंस आपके पाकिस्तान के यूके के बैचलर्स की मिलती है। सो अगर ये सिचुएशन है तो उसमें आपको मुश्किल आ सकती है। दूसरी चीज जो आपने प्रोसेस की बात की कि आपने कहा कि जी मैंने उनको लिखा हुआ, वो कह रहे थे कि आपको जनवरी से पहले जवाब आ जाएगा। आपको जो 13 जनवरी की डेट दी गई है, जब आपने अपील की होगी उस अपील का जवाब आया होगा, और वो जवाब में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, वो आपको ट्राइब्यूनल सर्विसेज की तरफ से आया होगा, कस्टमर सर्विसेज की तरफ से, जिसमें वो नोटिस ऑफ हियरिंग वगैरह सारा कुछ लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि ये रिस्पोंडेंट को डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि 13 जनवरी तक वो आपकी ग्राउंड्स ऑफ अपील और आपकी अपील का जवाब दें, और अगर वो जवाब नहीं देते तो उसके 7 दिन के अंदर आपको हियरिंग डेट इश्यू कर दी जाएगी। सो आपके केस में जो चीज होनी है, या तो ये कि हाई कमीशन वाले आपकी अपील को देख के, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के उसके ऊपर आपको एक जवाब देंगे, जिसमें 2 सूरत हाल हो सकती हैं। वो आपकी वाइफ को वहां फोन करके कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, आपकी अपील मिल गई, बहुत इंप्रेसिव अपील है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अपना रिफ्यूजल लेटर विड्रॉ कर लिया, अपना पासपोर्ट लाके सबमिट करा दीजिए, हम उस पर आपको वीजा लगा दें। वो ये कह सकते हैं कि जी आप कुछ भी नहीं करते, वो आपको इन्फॉर्म भी नहीं करते, आपसे कांटेक्ट भी नहीं करते, सिर्फ एक स्टैंडर्ड किस्म का होम ऑफिस बंडल बनकर आ जाता है, वो भी आपकी कोर्ट हियरिंग के पास। 13 तारीख तक आपको कोई जवाब नहीं आया, 13 तारीख के बाद आपको कोर्ट की तरफ से एक लेटर आ जाता है जिसमें नोटिस ऑफ हियरिंग होता है। उस हियरिंग पे जब आप जाते हैं उससे कुछ दिन पहले हो सकता है बंडल आ जाए, और बहुत सारे केसेस में कोई भी बंडल नहीं आता।
जहां बंडल आता भी है वहां पे आप कोर्ट में गए और जाके आपने देखा उसको बंडल के अंदर लिखा हुआ है कि जी मैंने अपने कॉलीग का डिसीजन रिव्यू किया है और मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसकी वजह से मैं डिसीजन को विड्रॉ करूं या उसको मैं चेंज करूं, डिसीजन स्टैंड्स। अब ये एंट्री क्लियरेंस मैनेजर की तरफ से साइन कर दिया जाता है उसको। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर डिसीजन करता है और एंट्री क्लियरेंस मैनेजर ने उसको रिव्यू करना होता है। इन प्रैक्टिस जो मेरे प्रैक्टिस है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने भी बेवकूफी मारी होती है और एंट्री क्लियरेंस मैनेजर जब उसको देखता है वो देखना क्या, अगर कोई इंसान का बच्चा देख रहा होगा तो वो उसको ठीक कर भी देगा, हमारे अपील ऐसी होती है, लेकिन वो उसको देखने के बजाय समझने के बजाय एक स्टैंडर्ड सा रिफ्यूजल लाते हैं कि जाने दो अपील में, जाके वहां पे जज के सामने देखने दो उनको क्या होता है। फिर आप कोर्ट में जाते हो, आप कोर्ट में जाके पूरी बहस करते हो उसके ऊपर। एंट्री क्लियरेंस मैटर्स में ये चीज याद रखें कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जो दी होती है एट द टाइम ऑफ द डिसीजन वो डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है, या ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन आपने अपील के वक्त दे दी होती है, यानी जब आपने अपील सबमिट कराई थी उस वक्त, क्योंकि फिर आप जाके आर्ग्यू कर सकते हो कि एंट्री क्लियरेंस मैनेजर ने इस अपील को, इन डॉक्यूमेंट्स को देखा है, फैसला किया है, तभी मैं इसको आर्ग्यू कर रहा हूं कोर्ट में, अदरवाइज जजेस उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में और नहीं जाना चाहता, आपको सिर्फ इतना ये प्रोसेस समझाना था और आपको मकसद समझाना था इसका क्या है। अब आपने इंतजार करना है 13 जनवरी तक। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो 13 जनवरी के बाद आपको हियरिंग डेट आ जाएगी और फिर आपका अपील पे जाके काम होगा। अपील में जाके आपने पूरी बहस करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगा के। ऑल द बेस्ट जी वहां पे, क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन का जज होता है, इमिग्रेशन जज की तरफ से जब फैसला किया जाता है फिर उसके ऊपर सारा दारोमदार फिर उस पर आ जाता है। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, सिर्फ एक चीज मालूम करना था जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, सर मेरा क्वेश्चन जो है ना वो स्पाउस वीजा के बारे में है जी। ये सुनने में आया कि कुछ चेंजेस आ रही हैं, यानी कि कोई कहते हैं कि आपकी आमदनी तकरीबन 25,000 पाउंड तक होनी चाहिए जी और ये कहते हैं 2 साल की बजाय 5 साल में डेफिनेट मिलेगा जी। क्या ये सही है, और अगर सही है तो ये चेंजेस कब तक आ रही हैं? ओके, मैं बताता हूँ जी। मैं टीवी पे सुनता हूँ। थैंक यू जी, जरूर 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 जी। पहली चीज तो ये कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अपने बताया था कि ये प्रपोजल्स जो आए हैं उनके अंदर ये चीज कही गई है कि आइदर एक अमाउंट 18,600 के करीब होगा कि हम एक वो अमाउंट रखें, या 25,700 होगा। अब ये दो अमाउंट्स उन्होंने दिए हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी इन दोनों के ऊपर बेस करता है कि वो क्या एक मिनिमम इनकम लेवल आपका रखेंगे। अब मिनिमम इनकम लेवल से क्या मुराद है? आपने जब स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करना है, आप ब्रिटिश नेशनल हैं या इंडेफिनिट लीव होल्डर हैं, आप यूके में हैं, आपने शादी की, फॉर एग्जांपल अपने मुल्क की बात करते हो, पाकिस्तान में बात की, पाकिस्तान में शादी की, आप वहां से अपने स्पाउस को, अपने फियांसे, अपने वाइफ को लेकर आना चाहते हैं यहाँ पे। अब उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी इनकम इतनी है जो भी उस वक्त लॉ के अंदर आती है, और उस इनकम के मुताबिक आप अर्न कर रहे हैं। वो आपके पे स्लिप्स भी हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी पैसे हैं, आपके एम्प्लॉयर का भी लेटर होगा, आई एम श्योर वो सारी चीजें मांगेंगे। प्लस जो अभी प्रपोजल है वो ये कहते हैं कि जी ये पैसे भी आपके अपने होने चाहिए, आपकी अपनी इनकम होनी चाहिए, ये कोई थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए। सो अगर आपने शादी करके किसी को बुलाना है तो आपकी मिनिमम इनकम होनी जरूरी है, थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और अगर आप उस मिनिमम इनकम पे नहीं आते तो टफ लक कि आप अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को यहां नहीं बुला सकते। ये कानून जो प्रपोज्ड है कि जी ये चीज आएगी, कब तक प्रपोजल है, कब तक आएगी, जितना ये इस गवर्नमेंट को इसका शौक है इसको लेकर आने का, मैं समझता हूं कि अगले 2-3 महीने में आ जाएगा। ये हो सकता है उससे भी जल्दी में आ जाए, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि ये काफी जल्दी इसको कानून बना देंगे। दूसरी बात जो उन्होंने डाली हुई, पुराना एक प्रपोजल चलता आ रहा है कि स्पाउस वीजा की जो टाइम लिमिट है वो 2 से बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए, कि वो जो प्रोबेशनरी पीरियड दिया जाता है, किसी जमाने में 1 साल होता था, अब उन्होंने 2 साल कर दिया हुआ है उसको, और अब ये कह रहे हैं कि उसको भी 5 साल पे लेके जाएं, क्योंकि वो 5 साल में भी देखना चाहते हैं कि 5 साल अगर कोई इकट्ठे रह रहा है तो फिर शायद उनकी जेन्युइन और सबसिस्टिंग मैरिज है। आई थिंक यही उसकी पीछे रीजनिंग बनती है। मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, लेकिन चलें खैर, अभी जो कानून लेकर आना चाह रहे हैं वो उसके अंदर वो ये चीज कह रहे हैं कि अगर आपने स्पाउस वीजा के लिए करना है तो वो 2 साल के बजाय 5 साल का होगा, और जो आपकी इनकम लेवल है वो चीज अलग है। अब ये तो सारी वो चीज है, मैंने जब पिछले शो में भी अनाउंस किया था, बहुत सारी मुझे कॉल्स आई, बहुत सारे लोगों ने आके कहा ओ जी ये तो किस तरह से करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, आपको याद है एक टाइम में सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल चलता था, एक टाइम क्या 9 मई 2011 तक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल आपको अप्लाई करना पड़ता था अगर आप शादी करना चाहते हैं, यानी होम ऑफिस की तरफ से यह शर्त थी
आपकी शादी करने पे क्या आपको होम ऑफिस से पहले उनको फीस देनी पड़ेगी, उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी, और वो अगर आपको इजाजत देते हैं तो आप शादी करेंगे। उसके ऊपर एक केस आया, उसको चैलेंज किया गया, उसको आर्ग्यू किया गया, फिर केस आया जिसने कहा फीस भी गलत है, आपको इजाजत लेना भी गलत है। सो आपको दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं। इस वजह से सर्टिफिकेट अप्रूवल स्कीम को खत्म कर दिया गया, जो 2011 9 मई को खत्म कर दी गई। एक और चीज आई थी कि जी जो स्पाउस वीजा की एज होगी वो मिनिमम 21 होगी। 21 से कम को आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, बाहर से नहीं लेकर आ सकते, ये लॉ के खिलाफ होगा। अब काफी टाइम वो भी गुजरा जिसमें लोगों ने सफर किया, लेकिन उसके ऊपर भी केस आ गया, कोर्ट का डिसीजन आ गया जिसने कहा यह भी हरगिज गलत है, इसलिए उसको भी खत्म कर दिया गया, नॉक्ड डाउन। अब ये जो चीज लेकर आना चाह रहे हैं, मैं इसको खुद पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। ये निहायत एक जाहिलाना किस्म की सोच है कि आप एक मियां बीवी के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि वो आपस में इकट्ठे ना रह सके। अब एक बंदा वो ब्रिटिश नेशनल है, उसका हक है कि वो यूके में रहे, ये उसका मुल्क है। अब वो शादी करता है किसी से, उसका हक है कि उसकी बीवी उसके साथ रहे, क्यों नहीं? अब अगर उसके ऊपर आप ये फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, देन ये रिस्ट्रिक्शंस आपके आर्टिकल 8 आपके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और मेरा ख्याल है कि इसको जब ये लॉ बनाते हैं, इसको बहुत जल्दी चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद उन चैलेंजेस की रोशनी में होपफुली इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अनलेस होम ऑफिस की तरफ से कोई और गेम खेली जाती है। अभी तो जितना वो प्रेशर इस चीज पे डाल रहे हैं, इसमें तो प्रपोजल में यहां तक कहा गया है कि जो आपकी स्पाउस का एप्लीकेशन होगी, अगर आपके बच्चे हैं साथ, तो इससे भी इनकम बढ़नी चाहिए, इससे भी ज्यादा हायर थ्रेशोल्ड होगा। सो अगर आप देखें, मैंने पिछली दफा भी कहा था, अगर आप देखें वो विकिपीडिया के अंदर मेरा ख्याल है लिखा हुआ है कि जो यूके की नेशनल एवरेज इनकम बन रही है, उसमें 50% से ज्यादा लोग इससे बिल्कुल आउट हो जाएंगे कि वो किसी को स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते। अब इतने स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स अगर बन जाते हैं, मेरा ख्याल है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। सो इसको चैलेंज करना मेरा ख्याल है बनता है। सो जितने लोग अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो इस टेंशन में है, ठीक है, मैं समझता हूं जिन लोगों को वो 18 साल वाली चीज ने हिट किया था कि जी 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, उन्होंने कितना टाइम सफर किया उसकी वजह से। जिन लोगों ने पहले सर्टिफिकेट अप्रूवल्स की वजह से सफर किया, वो कितनी तकलीफ थी। जिन लोगों ने उससे पहले फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर वो जो पैसों की वजह से सफर करते थे, वो बड़ी तकलीफ चीज। लेकिन हर चीज का कोई ना कोई जज की तरफ से, कोई कोर्ट की तरफ से जब डिसीजन आता है तो वो लॉ ठीक होता जाता है और फिर कोई नई चीज आ जाती है। इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि ये चीज एक्सपेक्टेड है 2-3 महीने में। मुझे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये चीज आ जाएगी। जब ये आएगी, शुरू में सख्ती होगी, फिर इसके ऊपर चैलेंजेस जाएंगे, एंड देन होपफुली कहीं ना कहीं इस चीज को नॉक डाउन कर दिया जाएगा और फिर कोई बेहतर सेंसिबल किस्म की अप्रोच होम ऑफिस की तरफ से लाई जाएगी। ओके नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। हमेशा की तरह बहुत डिस्कशन चलती है, बहुत अच्छी बातें होती हैं। जिन लोगों से बात हो गई, आई होप आपको जवाब मिल गया। जिन लोगों से नहीं बात हुई, आई होप मेरे जवाब इतने इनकम्पसिंग, ऑल इनकम्पसिंग थे कि आपको उसके अंदर भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, मैं लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे भी हूँ। आप हर जगह से मुझे ढूंढ सकते हैं। बुखारी चैम्बर्स को आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।